आइए, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और बताइए क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से पीछे हम लोग पढ़ लिया है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है आधुनिक इतिहास का, वहां से आप जो है शुरू से लेकर के यहाँ तक क्लास कर सकते हैं। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये आपका यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। ठीक, हमें सपोर्ट आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोग से हमें उम्मीद है, इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ क्यों, इस आंदोलन को करने के पीछे महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था, इस आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, पिछले क्लास में हमने आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया था, ये बताया था कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इसी विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को अपनी तरफ से शामिल कर लिया था। बिना पूछे हुए, बिना राय विचार लिए हुए ब्रिटेन ने अपनी तरफ से भारतीयों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए, महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए और इसकी शुरुआत पवनार आश्रम से हुई, जिसके बारे में विस्तार से हमने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया है। और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने, आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी ने यह संदेश दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ब्रिटेन के साथ नहीं है। ठीक, तो ये सब बात को हमने पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक, अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसके प्रथम चरण में क्या हो रहा था, मतलब प्रथम चरण में अगर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रथम चरण की बात करें तो 1939 से लेकर के 1942 तक, 1939 से लेकर के 1942 तक मित्र राष्ट्र की हार हो रही थी। मतलब ब्रिटेन का हालत खराब था। मित्र राष्ट्र की बात करें तो ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, ये सब मित्र राष्ट्र में आता था। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, ये सब आता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत जब विश्व युद्ध चल रहे थे तो शुरुआती दौर में 1939 से लेकर के 42 तक की स्थिति में मित्र राष्ट्र की हालत खराब थी, ब्रिटेन का हालत खराब था। वहीं पर जापान और जर्मनी को जगह जगह पर जीत मिल रही थी। तो ब्रिटिशों के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया, चाइना ने दबाव बनाया, अमेरिका ने दबाव बनाया कि किसी तरह से भारत को थोड़ी बहुत आंशिक आजादी दे करके, मतलब बहला फुसला करके जो है भारत को किसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की तरफ से शामिल कर लिया जाए, मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल कर लिया जाए। अब यहाँ पर अंग्रेज चाल चलता है, अंग्रेज जो है चाल चलता है, और चाल चल करके जो है अंग्रेज एक प्रस्ताव भेजता है भारत, जिस प्रस्ताव का नाम रहता है अगस्त प्रस्ताव। जिस प्रस्ताव का नाम क्या रहता है, अगस्त प्रस्ताव नहीं, अगस्त प्रस्ताव नहीं, सॉरी, क्रिप्स मिशन। जिस प्रस्ताव का नाम क्या रहता है, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक, क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव नहीं, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से तो अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल ही कर लिया था युद्ध में। ठीक है, शामिल ही कर लिया था, अथवा शामिल करने के लिए कह रहा था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कि अगर भारतीय जो है ब्रिटिशों का साथ देता है, उसके बाद वायसराय में जो है, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ही ब्रिटेन ये दिखाना चाह रहा था कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग के साथ खड़ा है, लेकिन भारत तो ऐसा था नहीं, खड़ा था नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो क्रिप्स मिशन आता है, जब अंग्रेजों को जगह जगह पे हार मिल रही थी तो स्टैफोर्ड
क्रिप्स की अध्यक्षता में, इस क्रिप्स मिशन के मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का आगमन भारत आता है। और क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वराज न दे करके डोमिनियन स्टेट्स देने की मांग कही गई थी कि अगर भारत ब्रिटेन को साथ देता है द्वितीय विश्व युद्ध में तो भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, युद्ध समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हुए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और महात्मा गांधी ने यह कहा कि ये ऐसा चेक है जिसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुका है। और क्रिप्स मिशन के समाप्ति के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के समाप्ति के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और तब जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होता है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमें एक आंदोलन करना चाहते हैं, हम एक आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कहा कि ये बाबा कितना आंदोलन कीजिएगा, बार बार असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, ये सब आंदोलन का कोई परिणाम निकला? कोई परिणाम नहीं निकला, खाली आंदोलन कीजिएगा, अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार है ही नहीं। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि आंदोलन और अब नहीं करना है, आंदोलन से कांग्रेस मानने वाला नहीं है। तो महात्मा गांधी थे जिद्दी, महात्मा गांधी थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी थे, वो जो सोच लेते थे वही करते थे, चाहे कुछ हो जाए। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन के प्रस्ताव को रखा। जब कांग्रेस ने ठुकरा दिया तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लोगों को ये कहा कि अगर कांग्रेस हमें आंदोलन में सहयोग नहीं करेगी तो हम मुट्ठी भर बालू से ही हम कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर लेंगे, इस देश में हम मुट्ठी भर बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर लेंगे। महात्मा गांधी ने यह कह करके कांग्रेस को ललकारा कि भले ही हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं, हम आंदोलन करना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, आंदोलन नहीं करना है, और कांग्रेस हमें अगर आंदोलन में मदद नहीं करेगी तो हम मुट्ठी भर बालू से ही क्या कर लेंगे, कांग्रेस से बड़ा ही हम कांग्रेस से बड़ा संगठन हम तैयार कर लेंगे एक मुट्ठी बालू से। अब महात्मा गांधी जैसे ही ललकारे तो कांग्रेस डगमगा गया, थर थर कांपने लगा। कांग्रेस डगमगा करके महात्मा गांधी को बोला, ठीक है चलिए, इतना आंदोलन किए तो ना, एगो और आंदोलन कर ही लिया जाए। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया गया और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को, यानी कि प्रारूप कह सकते हैं, प्रारूप को तैयार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और अबुल कलाम आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। और अबुल कलाम की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि ठीक है, बाबा काहेला रुसेंगे, बाबा काहेला नया संगठन बनाएंगे, चलिए इतना आंदोलन हुआ था ना, एगो और इनके बात पर जो है आंदोलन कर ही लिया जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। 8 अगस्त 1942 दिन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक में बुलाई गई। कहां बुलाई गई? ग्वालियर टैंक। क्योंकि अब आंदोलन का प्रारूप तैयार हो चुका है, कांग्रेस अपना सहमति भी दे दिया है, ठीक है बाबा के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलिए एक आंदोलन शुरू किया जाए। अब नहीं करेंगे तो फिर गांधी जी रूठ जाएंगे, और रूठ जाएंगे तो फिर गांधी को मनाना बहुत मुश्किल है। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी कि कार्यकारिणी कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महात्मा गांधी ने एकदम जोरदार तरीके से भाषण दिया और आज तक, मतलब उस समय तक 8 अगस्त 1942 तक जितने भी भाषण दिए थे महात्मा गांधी, सभी भाषणों में सबसे जोरदार भाषण था तो ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त वाली भाषण थी। उस भाषण से महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया, खुले तौर पर आह्वान किया और लोगों को चुनौती देते हुए करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो का मतलब ये नहीं कि आंदोलन के जरिए हिंसा फैलाना है, ना, बिल्कुल नहीं, हिंसा नहीं फैलाना है, अहिंसात्मक तरीके से जो है आंदोलन को करना है।
क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी शुरू से ही रहे हैं और वो हिंसा फैलाना ही नहीं चाहते थे। मतलब ये लोगों को कहना चाहते थे कि करो या मरो, अर्थात या तो हमें आजादी हर हाल में अब चाहिए ही चाहिए, अब हम बिना आजादी लिए हुए अंग्रेजों से हम रह ही नहीं सकते हैं। मतलब या तो हम आंदोलन करते करते आजादी मांगते मांगते मर जाएंगे, लेकिन अब हमें गुलाम भारत पसंद नहीं है। करो या मरो का सिद्धांत दिया। और महात्मा गांधी के इस भाषण के बारे में पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि आज तक के ऐतिहासिक भाषण में महात्मा गांधी उस दिन ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे लग रहा था कि ईश्वर का कोई अवतार जो है अवतरित लेकर के भाषण दे रहा है। मतलब ईश्वर का साक्षात अवतार महात्मा गांधी के अंदर देखने को मिल रहा था। जैसे महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। महाभारत का युद्ध, पांडव नहीं चाहता था कि युद्ध हो, अर्जुन का इच्छा बिल्कुल नहीं था कि युद्ध हो। अब अर्जुन को लाख समझाने के बाद जब अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ तो कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया। कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए गीता उपदेश दिया, गीता उपदेश। और तब कृष्ण ने जब भाषण संभाषण दिए, अर्जुन को उपदेश दिए, अर्जुन को मार्गदर्शन किए, तब जाकर के अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से महात्मा गांधी जो ग्वालियर टैंक में भाषण दिए, तो पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि महात्मा गांधी के भाषण से ये लग रहा था कि कोई ईश्वर का अवतार जो है अवतरित लेकर के गांधी जी के रूप में भाषण दे रहे हैं। मतलब इतना शानदार महात्मा गांधी का भाषण रहा। अब 8 अगस्त 1947 को ग्वालियर टैंक में बैठक हो गया, मीटिंग हो गया, डेट तैयार हो गया कि कल से जो है 9 अगस्त से जो है आंदोलन को छीरना है, आंदोलन को स्टार्ट करना है। ये खबर लग गया अंग्रेज को। अंग्रेज को तो खबर लगेगा ही लगेगा। अंग्रेज को पता चल गया कि कांग्रेस जो है बहुत बड़ा फिर से बाबा के नेतृत्व में आंदोलन करने वाला है। और अंग्रेज जो है पूरा बौखलाया हुआ था उस समय, क्योंकि जगह जगह पर अंग्रेजों को हार मिल रहा था। मित्र राष्ट्र की द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार में हार मिल रही थी, तो अंग्रेज तो है जगह जगह पर पूरा एकदम बौखलाया हुआ था। अंग्रेज भी ठान लिया कि इस आंदोलन को दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई करते हुए इस आंदोलन को दबा देना है, मतलब आंदोलन होने ही नहीं देना है। और अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1942 को ही रात में, आधी रात में, 8 अगस्त 1942 की आधी रात में ऑपरेशन जीरो चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के जितने नेता थे, जो कल होकर के आंदोलन को आगाज देते, आंदोलन चालू करते, आंदोलन का नेतृत्व करते, उस सारे नेता को जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया रातों रात। 8 अगस्त 1942 की आधी रात को जो नेता जहां था वहीं से अंग्रेज जो है सबको नजरबंद कर दिया। अंग्रेज ये चाहता था कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही हम नेता सबको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके नजरबंद कर देंगे तो आंदोलन होगा ही नहीं। जब आंदोलन होगा नहीं तो किसी तरह की हो हल्ला होगा नहीं। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया अंग्रेज 8 अगस्त 1942 को। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो नेता जहां था, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये तीनों को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा। कहां रखा? आगा खां पैलेस में। उसके बाद जेपी, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग में थे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद पटना में थे, तो राजेंद्र प्रसाद को पटना से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। मतलब कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के जितने भी नेता थे, आप यहां से ध्यान रखेंगे किसको कहां जेल में बंद रखा गया है। महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को। मतलब कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी और कस्तूरबा गांधी के बारे में कहा जाता है, मतलब महात्मा गांधी कोई गरीब परिवार से नहीं आते थे, महात्मा गांधी राजघराने से आते थे। राजघराने, उनके पिताजी पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी का घर राजमहल जैसा हुआ करता था। लेकिन महात्मा गांधी ने देश की स्थिति देखते हुए, देश की गरीबी देखते हुए, देश की हालात देखते हुए, देश की गुलामी देखते हुए, लोगों के साथ हो रहे शोषण को देखते हुए, अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए महात्मा गांधी ने महल को त्याग दिया और महल को त्याग करके झोपड़ी में आ गए। कोट पैंट को उतार दिया और कोट पैंट को उतार करके वो लंगोट पर आ गए। सूट बूट को खत्म करके वो जो है नंगे पांव पर आ गए और महात्मा गांधी लोगों के लिए संघर्ष करना चालू किया। और महात्मा गांधी कई बार दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही रहे
और दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का जो है उपनिवेश हुआ करता था, वहां भी अंग्रेजों का शासन था। तो महात्मा गांधी ये देखते थे कि आखिर अंग्रेज को भारत से कैसे भगाया जाए, अंग्रेज चाहता क्या है, अंग्रेज चाह क्या रहा है। तो महात्मा गांधी ने ये देखा कि अंग्रेज है व्यापार, अंग्रेज व्यापारी करता है और इसको हो रहा है फायदा, और जब तक किसी व्यापारी को फायदा होते रहेगा वो जो है भागने वाला वहां से नहीं है। उसको भगाने का सीधा सिंपल सा तरीका है आंदोलन करो, आंदोलन में उसके वस्तुओं का बहिष्कार करो, और जब उसके वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा, उसको घाटा लगेगा, तो व्यापारी जो है स्वयं चला जाएगा। तो अब एक चीज आप गौर से देखे होंगे कि महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किया, इससे पहले असहयोग आंदोलन किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया, तो सभी आंदोलन में महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का जोरदार तरीके से विरोध किया है, जोरदार तरीके से। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार इस तरह से किया गया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो चला, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस बुरे तरीकों से किया गया कि अंग्रेजों का व्यापार सीधे 50% तक जो है कम गया था। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता में इरविन ये भी प्रस्ताव रखा था कि विदेशी वस्तुओं को जो है बहिष्कार न किया जाए, और इसके लिए महात्मा गांधी को मानना पड़ा था कि ठीक है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी के 11 सूत्री मांग को इरविन में मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए महात्मा गांधी जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। तो हम तो इतना पीछे चल गए बताते बताते, हम थे कहाँ, तो बताते बताते देखिए फिर से पीछे चल गए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में घुसी। तो महात्मा गांधी ने 1900 यहाँ कस्तूरबा गांधी पर थे, तो जो कस्तूरबा गांधी जो थी वो महात्मा गांधी की पत्नी थी, और कस्तूरबा गांधी भी महात्मा गांधी को दुख में जब वो जेल जाया करते थे तो कस्तूरबा गांधी भी जेल जाया करते थे, और दुख सुख में महात्मा गांधी की हाथ बटाती थी। कस्तूरबा गांधी भी महात्मा गांधी के दुख में हाथ बटाती थी, और महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भी भाग लिया करते थे कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी और सरोजिनी नायडू, ये सबको गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। हजारीबाग में थे जयप्रकाश नारायण, उनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। पटना में थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। अब सब नेता तो जहां था वहां बंद हो गया जेल में। फिर भी 9 अगस्त 1942 को, फिर भी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। हालांकि इस आंदोलन का तो कोई नेतृत्व करता ही नहीं रहा। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन भले ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चालू किया जाना था, लेकिन ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी को 8 अगस्त की आधी रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब नेतृत्व करता ही गिरफ्तार हो गया तो कोई नेतृत्व करता तो रहेगा नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था, फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ, और 9 अगस्त से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ धीरे धीरे जो है अपना ये उग्र रूप दिखाना चालू किया, उग्र रूप दिखाना चालू किया। और इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति भी हुआ। कई जगह पर हिंसा हुए, कई जगह पर जो है अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, कई जगह पर जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जब हिंसात्मक प्रवृत्ति हुआ, जब आंदोलन जो है हिंसक रूप, उग्र रूप धारण किया, जगह जगह पर जो है हिंसात्मक घटनाएं घटने लगी, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से गुहार लगाया आगा खां पैलेस में कि आप जो है आंदोलनकारियों को मना कीजिए, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम न दे, इसके लिए आप आंदोलनकारियों को मना कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी थोड़ी देर के लिए उस समय आंख मूंद लिए। सोचे, महात्मा गांधी ने ये कहा कि ये जगह जगह पर जो हिंसा हो रहा है इसका कारण तुम ही लोग हो, इसका कारण अंग्रेज ही है। तुम लोग भारत छोड़ करके चल जाओ, भारत को गुलाम क्यों बना करके रखा है, आजाद कर दो भारत को। ये हिंसात्मक प्रवृत्तियां जो हो रही है, जगह जगह पर हिंसा फैलाया जा रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए अंग्रेज है ही इसी लायक, कब तक हम जो है अहिंसा के बल पर जो है मतलब कब तक हम जो है लोगों को समझाने बुझाने का काम करेंगे। और अंग्रेज है ही इसी लायक। महात्मा गांधी थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे हिंसात्मक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, और महात्मा गांधी ने उस समय हिंसा के खिलाफ किसी तरह की कोई बात नहीं किया था। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जगह जगह पर जो हिंसात्मक घटनाएं हो रहा है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजे है, ठीक। और
जब जगह जगह पर हिंसात्मक घटनाएं होने लगी, जगह जगह पर हिंसात्मक घटनाएं होने लगी, उसके बाद क्या होता है वो देखिए। जगह जगह पर हिंसात्मक घटनाएं होने लगी और अंग्रेजों ने दमनात्मक पूर्वक हिंसात्मक घटना जो जगह जगह पर घट रही थी, तो अंग्रेजों ने बलपूर्वक जो है आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। आप देखते हैं कोई भी आंदोलन में जब आंदोलन उग्र होता है तो आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो आंदोलन ने अपना उग्र रूप धारण किया, हिंसात्मक घटनाएं घटित होने लगी, तो अंग्रेजों ने दमनात्मक पूर्वक लाठीचार्ज किया आंदोलनकारियों के ऊपर। किसी का सर फटा, किसी का गोर टूटा, कई सारे शहीद हो गए। तो जब अंग्रेजों ने बलपूर्वक इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो महात्मा गांधी ने आगा खा पहले से नहीं भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल, महात्मा गांधी जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये फरवरी से लेकर के मार्च तक 1943 की बात है। 1943 में महात्मा गांधी फरवरी के महीने में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल पर जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए तो अंग्रेजों के ऊपर विदेशों के तरफ से दबाव पड़ने लगा। अंग्रेजों के ऊपर अंतरराष्ट्रीय देशों के तरफ से भी दबाव पड़ने लगा कि भारत को आजाद कर दिया जाए, भारत को आजाद कर दिया जाए और महात्मा गांधी को भी जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज एकदम कसमें खा लिया था, एकदम कसम खा लिया था अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज का तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही वो उलझा हुआ था उधर। एकदम अंग्रेज कसम खा लिया था कि इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबा देना है। और महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पर बैठे तो ये 21 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। 21 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे, मतलब कुछ खाए पिए नहीं। और जब इनकी तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी, फिर भी अंग्रेज एकदम सोच ही लिया था कि गांधी भले ही भूख हड़ताल पर है, गांधी जी मर जाएंगे, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंग्रेज जो है गांधी जी के मरने का इंतजार करने लगा। अंग्रेज ये सोचने लगा कि गांधी जी मर जाएंगे, उसके बाद चैला खरीदाएगा, चैला खरीदा करके घी और डाल करके जो है गांधी जी का अंतिम संस्कार एकदम अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे और जब अंग्रेजों ने यह विचार किया कि गांधी जी अच्छा किया भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, इस बार ये बाबा को निपटाइए देना है, भूख हड़ताल पर है, एक न एक दिन तो मर ही जाएंगे भूखे प्यासे। और जब भूखे प्यासे मर जाएंगे तो एक रूबिकॉन कूट शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेज कि एक रूबिकॉन कूट भिजवा देंगे और रूबिकॉन कूट के जरिए संदेश दे देंगे कि गांधी जी का काम तमाम हो गया है। तो जब अंग्रेज गांधी के मरने का इंतजार करने लगा तो ये खबर महात्मा गांधी को लग गया और महात्मा गांधी ने सोचा, ना, जिस अंग्रेज जो है हमारे भूख हड़ताल से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है और ये जो है हमारे मरने का इंतजार कर रहा है, तब तो हमें मरने का कोई फायदा ही नहीं। महात्मा गांधी भूख हड़ताल इसलिए किए थे कि अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ेगा तो अंग्रेज कुछ हमारी बातों को मानेगा, लेकिन अंग्रेज तो वहां पर मानने वाला था ही नहीं। महात्मा गांधी के मरने का इंतजार करने लगा। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के कहने पर, समझाने बुझाने पर 21 दिन बाद जो है महात्मा गांधी भूख हड़ताल को खत्म कर दिए, क्योंकि महात्मा गांधी को पता चल गया था कि इस बार भूख हड़ताल से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ज्यादा दिन भूख हड़ताल पर रहे तो अंग्रेज मेरा काम भी निपटा देगा। मेरा जो है दाह संस्कार के बारे में सोच रहा है कि कब गांधी जी मरे, इनको जो है चैला उला पर जला करके काम खत्म कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज के, सॉरी लाइन कट गया, 1 मिनट। चलिए आइए, लाइन आ गया कि जब से बिहार में नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री वाला सिस्टम किया है ना, तब से इतना लाइन कटता है पटना में, इतना भर दिन में तो 5-7 बार अभी तक कट चुका है। वर्षा होगा एकदम तनिक सुनी 10 मिनट और लाइन कटेगा, बस तरातर लाइन कट ही रहा है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, 21 दिन गांधी जी के भूख हड़ताल पर थे। तो गांधी जी सोचा कि हमारा भूख हड़ताल कैला से कोई फायदा है नहीं, और जब हम मर ही जाएंगे तो हो सकता है अंग्रेज भारत को आजाद करेगा कि न करेगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। महात्मा गांधी को पता चल गया कि अंग्रेज हमारा मरने का इंतजार कर रहा है। महात्मा गांधी भूख हड़ताल तोड़ दिए। महात्मा गांधी क्या करते हैं, भूख हड़ताल खत्म कर देते हैं। तो ये सब बात था भूख हड़ताल से संबंधित। उसके बाद पश्चिमी भारत के एगो औंध देशी रियासत था, पश्चिमी भारत। पश्चिम भारत की बात करें
तो पश्चिमी भारत में एक और देसी रियासत था जिसका नाम था औंध देसी रियासत। औंध देसी रियासत था। औंध देसी रियासत का संविधान जो है ना महात्मा गांधी ने तैयार किया था। तो एग्जाम की दृष्टि से इस बात को भी आप याद रखेंगे कि औंध देसी रियासत का संविधान महात्मा गांधी ने तैयार किया था। इसी वजह से औंध देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से एक ये प्रश्न बनता है कि किस देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की, तो औंध देसी रियासत को आप याद रखेंगे। औंध देसी रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक, औंध देसी रियासत। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया। समानांतर सरकार का गठन किया गया। जैसे बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया, सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया और कई सारे प्रांतों में समानांतर सरकार का गठन किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। समानांतर सरकार का मतलब यह हुआ कि अंग्रेज का भी शासन रहेगा और भारतीय का भी शासन रहेगा, मतलब दोनों मिला, मतलब समानांतर, मतलब बराबर तौर तरीके से जो है शासन करेंगे। और सतारा की बात करें तो सतारा में समानांतर सरकार बहुत लंबे दिनों तक देखने को मिला, मतलब 1945-46 तक जो है समांतर सरकार बलिया में सतारा में बना रहा। सतारा, बलिया और भी कई सारे प्रांतों में हुआ समांतर सरकार का गठन, लेकिन समानांतर सरकार का गठन सतारा में ज्यादा दिनों तक रहा। तो समानांतर सरकार का मतलब समझे कि ना, मतलब अंग्रेजों का भी शासन और भारतीयों का बराबर रूप से शासन, उसी को समांतर सरकार बोलते हैं। समांतर सरकार उसी को बोलते हैं। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार प्रमुख केंद्र बन करके उभरा। बिहार का एक अलग ही रोल रहा है। ठीक, चाहे आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, 1857 की क्रांति से लेकर के जितने भी आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। सारे आंदोलन में बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार का एक 1857 से लेकर के जितनी भी सारी क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए, सब में बिहार का एक अलग ही योगदान रहा है। बिहार का एक प्रमुख केंद्र बन करके उभरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और जेपी, जयप्रकाश नारायण, जेपी की बात करें तो जेपी को कहां बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल। और हजारीबाग जेल कहां है? तो झारखंड में है। और उस समय का झारखंड कहां हुआ करता था? बिहार में ही तो हुआ करता था। उस समय का झारखंड बिहार में हुआ करता था। बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। ठीक, तो बिहार एक प्रमुख केंद्र बन करके उभरा और जेपी को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था 1942 को। और अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 को इनको जेल में बंद किया गया, 8 अगस्त 1942 को। और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आता है, तो नवंबर में दीपावली का पर्व आया होगा। और दीपावली के दिन ही, दीपावली की रात में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। और दीपावली को रात को जयप्रकाश नारायण मौका देख करके वहां की हजारीबाग की जेल की दीवार कूद करके और वहां से दीवार फांद करके भाग जाते हैं। जयप्रकाश नारायण कहां से भागते हैं? तो हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके वहां से भाग जाते हैं। और भाग करके जयप्रकाश नारायण कहां चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण कौन जेल को कूद कर भागे थे? हजारीबाग जेल को। ठीक, दिवाली की रात को भागे थे और यहाँ से नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल में एक बैद्यनाथ नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। बैद्यनाथ, ठीक, बैद्यनाथ नाम के व्यक्ति से मुलाकात होता है। और इस व्यक्ति के साथ मिल करके जयप्रकाश नारायण जो है आजाद दांस्ता संगठन बनाते हैं। आजाद दांस्ता संगठन बनाते हैं। और आजाद दांस्ता के जरिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या करते हैं? भूमिगत तरीका से नेतृत्व करते हैं। बैद्यनाथ नाम के व्यक्ति से मिलते हैं नेपाल जाकर के, बैनाथ झा, और बैनाथ झा से मिल करके आजाद दांस्ता का गठन करते हैं। और आजाद दांस्ता का गठन करके भूमिगत तरीके, मतलब जमीन के अंदर में छिप कर, मतलब अंडरग्राउंड होकर के भूमिगत तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, मतलब चला रहे हैं। जितना नेता सब तो जेल में बंद है। अब बाहर कौन कौन है? तो राम मनोहर लोहिया है बाहर, उसके बाद एक उषा मेहता थी, वो थी बाहर,
उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण तो वहां से जेल कूद करके भागे थे, ये सब थे बाहर। तो जितने नेता सब जो थे बाहर में, वो सब जो है भूमिगत तरीके से अंडरग्राउंड होकर के जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों कर रहे थे। ठीक, तो ये सब बात समझ गए, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ ये सब बात हमने आपको बता दिया। उसके बाद पटना, बिहार की तो बात हुई ही, उसके बाद पटना के छात्रों का भी एक अलग योगदान रहा है। देखिए, कोई भी आंदोलन हुआ है, इसमें छात्र और छात्राओं, बहुत सारे छात्र छात्राओं का योगदान रहा है। भले ही उनका नाम नहीं आता है पढ़ने के, मतलब इतने सारे क्रांति, मतलब जो मुख्य जो क्रांतिकारी हुए, जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए, उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कई सारे नाम ऐसे गुमनाम हो गए, मतलब गुमशुदा हो गए, जिनका योगदान जो है क्रांतिकारी आंदोलन में देखने को मिलता है, लेकिन उसकी नाम जो है हमें जानकारी नहीं रहती है। ठीक, तो पटना में भी जो है पटना में छात्रों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में जो है नेतृत्व किया गया। पटना के छात्र क्या करते थे? पटना के छात्र, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था 1942 में, तो पटना के छात्र जगह जगह पर जितना भी सरकारी कर्मचारी का ऑफिस हुआ करता था, जितना भी सरकारी कार्यालय हुआ करता था, वहां पर जा करके ब्रिटिश झंडा को उतार करके भारतीय झंडा टांगने का काम करते थे। इसका यह मतलब ये संकेत देना चाहते थे कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है, अब भारत में भारतीयों का शासन होगा। ब्रिटिश झंडा को उतार देते थे और भारतीय झंडा को फहराते थे, भारतीय झंडा को फहरा देते थे, और ये संदेश देते थे कि अब अंग्रेजों का यहाँ चलने वाला नहीं है, अब यहाँ पर किसका शासन होगा? भारत में भारतीयों का शासन होगा। उसी दौरान 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ और 11 अगस्त 1942 को पटना के सभी छात्र जो है सचिवालय पहुंच गए, पटना सचिवालय। ठीक, और सचिवालय जो होता है किसी राज्य का बहुत बड़ा कार्यालय होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, किसी भी राज्य का बहुत बड़ा सरकारी कार्यालय होता है सचिवालय। 11 अगस्त 1942 को सभी छात्र मिलकर के कहां पहुंच गए? सचिवालय पहुंच गए, और सचिवालय पर चढ़ करके वहां के ब्रिटिश झंडा को उतार करके भारतीय झंडा टांगने वाले थे, मतलब भारतीय झंडा को फहराने वाले थे। तो 11 अगस्त 1942 को आर्चर के आदेश पर ये लोग जो है ब्रिटिश झंडा को उतार करके भारतीय झंडा को फहराने वाले थे। तो उस समय के डीएम आर्चर, मतलब अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ करता था? आर्चर। आर्चर ने आदेश दिया कि सभी छात्रों पर जो है गोली चला दो। आर्चर ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, पुलिस कप्तान को आदेश दिया, सिपाहियों को, कि सभी छात्रों पर क्या कर दो? गोली चला दो। और आर्चर के आदेश पर ही 11 अगस्त 1942 के दिन सभी छात्रों पर गोली चला दिया गया, और इसमें जो है 7 छात्र शहीद हो गए। 7 छात्र क्या हो गए? शहीद हो गए, जिसे 7 शहीद के नाम से भी जानते हैं, 7 शहीद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, पटना का सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को ये घटनाएं घटित हुई थी। 11 अगस्त 1942 को जब सभी छात्र पटना के सचिवालय पहुंच करके ब्रिटिश झंडा को उतार करके भारतीय झंडा को फहरा रहे थे, उसी दौरान आर्चर के आदेश पर गोलीबारी हुआ, और इस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। 7 छात्र क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इस आंदोलन में छात्रों का भी प्रमुख योगदान देखने को मिला। जब 7 छात्र शहीद हो गए, उसके बाद आंदोलनकारी और उग्र रूप धारण किए, जगह जगह पर तोड़फोड़ होने लगी। उसके बाद ये घटना घटित होने के बाद, जब ये घटनाएं घटित हुई, तो कई सारे लोग थे, वो वायसराय के कार्यकारिणी पद से जो है इस्तीफा दे दिए, वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिए सचिवालय कांड होने के बाद। उस समय बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय हुआ करते थे। बलदेव सहाय ये बिहार के क्या थे? महाधिवक्ता थे। ये भी जो है इस्तीफा दे दिए। कई सारे लोग वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दिए। उसके बाद बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने भी अपने महाधिवक्ता के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ये सब था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं। उसके बाद उषा मेहता रेडियो संचालन का काम कर रही थी। अंडरग्राउंड होकर के क्या कर रही थी? रेडियो संचालन, रेडियो प्रसारण कर रही थी। मतलब उषा मेहता रेडियो के जरिए आंदोलनकारियों को यह संदेश देने का काम करती थी कि कैसे आंदोलन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रेडियो प्रसारण के जरिए उषा मेहता अंडरग्राउंड होकर के जो है आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही थी। तो उषा मेहता से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
रेडियो प्रसारण का नेतृत्व कौन संभाली थी? तो रेडियो प्रसारण का नेतृत्व उषा मेहता के द्वारा संभाला गया था। ठीक, तो 1942 से लेकर के 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन चलाए जाते हैं। उसके बाद आंदोलन को जो है खत्म कर दिया जाता है। और ये सब जो आंदोलन हुए, ये सब आंदोलन अंग्रेजी सत्ता की जड़ को कमजोर कर दिया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को ये औकात दिखा दिया कि अब भारत को हर हाल में क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए तो चाहिए। भारत अब आजादी लिए बिना मानने वाला नहीं है। भारत को आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारतीय को आजादी से कम कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। और 1942 से ही अंग्रेज अपना बुरिया बिस्तर धीरे धीरे समेटना चालू कर दिया था। उसके बाद 1942 के बाद 1943 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। और मुस्लिम लीग 1943 के अपने मुस्लिम लीग अधिवेशन में प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों को चुनौती देता है कि बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग अलगे तांडव मचा रहा था। मुस्लिम लीग जो है अलगे पाकिस्तान लेने के लिए बेचैन था। 1943 में मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों को ये कहा कि बांटो और छोड़ो, हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इस तरह से जो है नारा लगाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। और 1942 का जो आंदोलन हुआ, अंग्रेजी सत्ता को पूरा जड़ से हिला करके खत्म कर दिया। मतलब जड़ से हिलाने का काम किया। जड़ से हिला करके मतलब अंग्रेजी सत्ता को पूरा कमजोर कर दिया, पूरा कमजोर कर दिया। और 1946 आते आते अंग्रेजों को लग गया था कि अब जो है हमें भारत को आजाद करना ही करना है। क्योंकि 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ, तो 1946 के नौसैनिक विद्रोह में जो नौसैनिक सेना थे जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ते थे, उन नौसैनिक सेनाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध ही आंदोलन कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध ही खड़ा हो गया। मतलब अंग्रेजों का साथ समय अब कहीं से नहीं दे रहा था। अंग्रेजों का समय पूरा खराब चलने लगा और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत को यानी कि भारतीयों को पूर्ण रूप से आजादी चाहिए ही चाहिए। क्या है कि ये सब आंदोलन में बहुत सारे अंग्रेज मारे भी गए, अंग्रेजों को क्षति होने लगा, नुकसान होने लगा। और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने यह आगाज किया कि हम सबको क्या करना है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। इस तरह से दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे की घटनाओं को पढ़ेंगे। और पीछे क्लास में जो हम लोग पाकिस्तान वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही दिए थे कि पाकिस्तान शब्द का गठन कैसे हुआ, पाकिस्तान का मांग कैसे हुआ, उसका प्रारूप कौन तैयार किया, मुस्लिम लीग का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये सब जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा दिए हैं। आज यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ ही लिए। 2-3 क्लास और होगा, उसके बाद देश को आजादी मिल जाएगी। हम लोग 42 तक पहुंच ही गए हैं। 43, 44, 45, 46 और 47, 4-5 साल का कहानी बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। दोस्तों अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। हमें भी आपके लोग से उम्मीद है कि हमें आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।